दोस्तों आदाब, मैं फ़हीमुल हक़ और आप देख रहे हैं BBN चैनल का खुसूसी प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफी। आज जिस फ़नकार के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि याहू मेल और yahoo.com का दुनिया में आने से पहले, वजूद में आने से पहले, बहुत साल पहले इस अदाकार ने बहुत ज़ोर से याहू कह दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ओरिजिनल रॉक स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, शम्मी कपूर। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को बम्बई में कपूर ख़ानदान में हुआ। शम्मी कपूर का असली नाम शमशेर राज कपूर था। कहते हैं शम्मी कपूर का ख्वाब था एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना, लेकिन जब पढ़ाई की बात आई तो वो उससे तो दूर ही भागने लगे। तो खैर तय ये हुआ कि अब वो भी इंडस्ट्री अपने भाइयों की तरह ज्वाइन करेंगे। वो पृथ्वीराज कपूर के बेटे और सुपरस्टार राज कपूर के छोटे भाई हैं। बावजूद इतने बड़े ख़ानदान में पैदा होने के और एक सहारा था पृथ्वीराज कपूर का, राज कपूर का, उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई। शुरू में फिल्में आसानी से नहीं मिली और जब फिल्में उन्हें मिलने लगी तो ये एक बहुत अजीब बात है कि वो उस दौर की टॉप फिल्मों की जो हीरोइंस थी उनके साथ काम कर रही थी। मसलन मधुबाला, रेल का डिब्बा, नूतन, लैला मजनू, सुरैया, शमा परवाना, लेकिन ये तमाम फिल्में उतनी कामयाब नहीं हुई। उस दौर में नासिर हुसैन एक फ़िल्म बना रहे थे, तुम सा नहीं देखा, जिसकी फिल्म की हीरोइन थी अमिता। देवानंद को साइन किया गया, लेकिन देवानंद चूँकि हीरोइन नहीं थी, उन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया और वो फिल्म मिली शम्मी कपूर को, जहाँ से ये कॉम्बिनेशन नासिर हुसैन और शम्मी कपूर का बढ़ा। तुम सा नहीं देखा बहुत बड़ी हिट थी और शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट डांसिंग स्टार के तौर पर नुमाया हुए। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। 1961 में फिल्म जंगली आई, जिसके गाने की शुरुआत में उन्होंने याहू का नारा बुलंद किया और उसी गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिर उसके बाद शम्मी कपूर ने प्रोफेसर, चाइना टाउन, प्यार किया तो डरना क्या, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर, राजकुमार, तीसरी मंजिल, बदतमीज़, एन इवनिंग इन पेरिस, प्रिंस और ब्रह्मचारी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। शम्मी कपूर मैं समझता हूँ शुरू के एक्टर्स में से वो एक्टर है जिन्होंने ज़्यादातर नई हीरोइंस के साथ काम किया। जैसे हमने बात की जंगली की, जिसमें हीरोइन थी सायरा बानो, कश्मीर की कली, शर्मिला टैगोर। तकरीबन हर बार नई फिल्म हीरोइंस को इंट्रोड्यूस किया गया और हर बार वो फिल्में सुपरहिट साबित होती गई। तमीज कहो या कहो जानवर, मेरा दिल तेरे दिल पे फिदा हो। बड़े पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग हो या फिर किरदार में जान फूंक देने की बात, इन दोनों में भी शम्मी कपूर ने महारत हासिल कर ली। और कहते हैं शम्मी कपूर ने फिल्मी पर्दे पर जितने भी हीरोइंस के साथ रोमांस किया था, तो वहीं उनके हीरोइंस के साथ अफेयर्स की भी खबरें भी खूब सामने आने लगीं। सबसे पहले बात करते हैं नूतन के साथ उनकी पहली फीलिंग्स की। तो दिल का मिलन, आज मिला धरती से गगन। अपने दौर की बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक नूतन दरअसल शम्मी कपूर के साथ यूँ तो बड़ी हुई, क्योंकि वो एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। कहा जाता है कि शम्मी कपूर बचपन से ही उन्हें प्यार करते थे और नूतन भी उन्हें पसंद करती थी।
जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। दोनों के परिवार के दरमियान भी काफ़ी मेलजोल था। दोनों फिल्मी फैमिलीज थे, पड़ोसी भी थे। इस वजह से उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। और फिर जब दोनों जवान हुए तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन बात यहीं से बिगड़ गई। दरअसल नूतन की मां शोभना समर्थ तब तक अपने पति यानी नूतन के वालिद से अलग हो चुकी थी और उन्होंने अपने ख़ास दोस्त मोतीलाल की बात मानकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो वहीं नूतन को पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया। इस तरह बचपन का ये प्यार अधूरा रह गया। हालांकि नूतन और शम्मी कपूर ने 3 फिल्मों में ज़रूर साथ किया है, लेकिन वो दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहे। शम्मी कपूर के मोहब्बत के किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते। जब भी उन्होंने कोई फिल्म की, उस फिल्म के हीरोइन के साथ शादी करना चाहा। ऐसा ही कुछ मधुबाला के साथ भी हुआ जब उन्होंने फिल्म की थी रेल का डिब्बा। वो उनकी खूबसूरती से इतने मुतासिर हुए कि वो घर आए और अपनी माँ से कहा कि वो मधुबाला से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक उनसे खूबसूरत कोई और लड़की या औरत नहीं देखी। खैर, उनकी माँ ने उससे इनकार कर दिया। इस लिस्ट में कुछ और नाम भी जुड़े, जैसे नादिया गमाल, मुमताज़ और गीता बाली। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो। बात साल 1953 की थी, जब शम्मी कपूर अपने बड़े भाई राज कपूर और शशि कपूर के साथ क्रिकेट मैच देखने के लिए श्रीलंका गए, जहां उनकी मुलाकात इंटरनेशनल बेली डांसर और इजिप्शियन एक्ट्रेस नादिया गमाल से हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ीं, लेकिन कुछ वक्त बाद नादिया के वापस जाने पर यह रिश्ता टूट गया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको। शम्मी कपूर और मुमताज़ ने कई फिल्में साथ की और उन दोनों के भी मोहब्बत के रिश्ते भी आम होने लगे। खुद से 16 साल छोटी मुमताज़ पर शम्मी कपूर कभी दिल हार बैठे थे। वो उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शम्मी कपूर ने शर्त रखी कि शादी के बाद मुमताज़ को फिल्मी करियर छोड़ना होगा। मुमताज़ ने ये शर्त मानने से इनकार कर दिया और यहीं पर यह रिश्ता भी टूट गया। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां। 50 की डिकेड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार गीता बाली से शम्मी कपूर ने शादी कर ली। दरअसल साल 1955 में शम्मी कपूर ने उनसे फिल्म रंगीन रातें की सेट पर मुलाकात की और यहीं से दोनों का प्यार परवान चढ़ा। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शम्मी कपूर ने ये शादी की थी। शादी के वक्त का किस्सा भी काफ़ी मशहूर है। बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। शम्मी कपूर के प्रपोज करने के फौरी बाद गीता बाली ने हाँ कर दी और शर्त रखी कि शादी अभी और उसी वक्त होगी। शम्मी कपूर ने भी आओ देखा ना ताओ, सीधा मंदिर का रुख किया, पंडित को बुलाया गया। बाकी सब तो हो गया, लेकिन मौके पर सिंदूर नहीं था। अब आप लोग तो जानते ही एक चुटकी सिंदूर की कीमत कितनी होती है। ऐसे में गीता ने अपनी लिपस्टिक निकाली और शम्मी कपूर से उसी लिपस्टिक से मांग भरने को कहा। शम्मी कपूर ने ऐसा ही किया और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों को आदित्य राज कपूर की रूप में बेटा और कंचन कपूर के तौर पर बेटी हुई। दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन 1965 में गीता बाली सिर्फ 35 साल की उम्र में चल बसी। याद आएगी जब ख्याल। गीता बाली के जाने के बाद अपने छोटे बच्चों के लिए शम्मी कपूर ने अपने दोस्त रघुवीर सिंह की बहन नीला देवी से 1969 में शादी कर ली। शादी से पहले शम्मी कपूर ने नीला देवी को इस बात के लिए मना लिया था कि वो अब फिर कभी बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। नीला देवी को गीता बाली के ही दोनों बच्चों की देखभाल करनी होगी। इस बात पर नीला देवी न सिर्फ राज़ी हुई
बल्कि उन्होंने गीता बाली के दोनों बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह पाला और बड़ा किया। फिल्मी दुनिया में एक ऐसे वक्त जब शम्मी कपूर का करियर काफ़ी बुलंदी पर था, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी चैलेंजों से भरी हुई रही और फिर धीरे धीरे शम्मी कपूर ने फिल्मों से दूरी इख्तियार कर ली। उम्र के आखिरी पड़ाव में दाखिल होते होते शम्मी कपूर कई बीमारियों से घिर गए। आखिरी मर्तबा वो अपने पोते रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार में नजर आए। बुढ़ापे में उन्हें डायबिटीज़ हो गई। इस बीमारी की वजह से उन्हें हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस पर रहना पड़ता था, लेकिन बाकी के दिन वो अपने दोस्तों के साथ खुशगवार वक्त गुजारते थे। डायबिटीज़ ने सिर्फ उन्हें व्हील चेयर पर नहीं लाया था, बल्कि उनके पाँव के 3 उंगलियां भी काटनी पड़ी। इतनी तकलीफ झेलने के बावजूद शम्मी कपूर हमेशा खुश मिजाज ही रहे। उनके इसी अदा का इंडस्ट्री के तमाम लोग जिक्र करते हैं कि बीमारी और उम्र का शम्मी पर कोई असर नहीं पड़ा और फिर 14 अगस्त साल 2011 में इसी बीमारी से उनकी जान चली गई। शम्मी कपूर जहां एक तरफ अपनी फिल्मों में काफ़ी रोमांटिक और थोड़े से नॉटी कैरेक्टर्स निभाते थे, वहीं उनकी फिल्में देखने वालों को बुरी नहीं लगती थी। वो बहुत साफ और शाइस्ता हुआ करती थी। शम्मी कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब ने भी बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल अदा किया। रफ़ी साहब जब भी रिकॉर्डिंग करते, शम्मी कपूर स्टूडियो में आकर बैठ जाते और रफ़ी साहब से कहते कि वो जो लचक अपनी गर्दन में लाते थे, वो उसी तरह से रफ़ी साहब उस गाने को गाएं, और रफ़ी साहब भी उस चीज़ को पूरा करते। और आप देखते हैं कि जो रफ़ी साहब के गाने हैं शम्मी कपूर पर जो पिक्चराइज हुए हैं, लगता है कि शम्मी कपूर खुद गा रहे हैं। तो वो खासियत थी इस जोड़े की। शम्मी कपूर ने एक बार कहा था कि जब रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ तो उनको लगा कि जैसे उनकी आवाज़ ही चली गई हो। खैर, बीमारियों से झेलते और तकलीफ़ों के बावजूद वो कभी भी तजरीदी दौर से दूर नहीं रहे। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि शम्मी कपूर उन पहले लोगों में से है जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और वो बहुत आगे थे बनिस्बत औरों के। वो इंटरनेट यूज़ करते, मेल्स करते। शम्मी कपूर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बिंदास और बदमाश होते हुए भी उनके निभाए गए रोल फहश और नाशाइस्ता नहीं लगते थे। आज हमारे दरमियान शम्मी कपूर नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसे ही फनकार की मांग करता है जो शायकीन को अपने एक्टिंग से हंसाए और रुलाए। अभी तक सोचा भी नहीं था। खैर, तुम छोड़ो तो फिर सोचते हैं। शम्मी कपूर के करियर में बहुत बड़ा हाथ रफ़ी साहब का भी रहा, क्योंकि रफ़ी साहब ने जिस तरह से शम्मी कपूर के गाने गाए थे वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई और शम्मी कपूर को आवाज़ दे रहा है, बल्कि जब आप वो फाइनल नुएंसेस को देखेंगे, जब वो अपनी गर्दन लचकाते हैं और रफ़ी साहब जब गाते हैं, तो लगता है कि शम्मी कपूर खुद गा रहे हैं। शम्मी कपूर ने एक बार कहा था कि रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद उन्हें लगा कि जैसे उनकी आवाज़ ही चली गई है। जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगे। तो कैसा लगा हमारा ये शम्मी कपूर का एपिसोड, जहाँ पर हमने कम वक्त में उनकी मुकम्मल दास्तां को समेटने की कोशिश की है। हमारे BBN चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और जो न्यू यूज़र्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस आते रहें। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी फ़हीम हलक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।